हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो को कैसे से सीखेंगे हम लोग चैप्टर 2 का सेकेंड वीडियो। चैप्टर 2 का फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने सीखा है कि प्रतिलोम फलन क्या है, और आज के इस वीडियो का मेन मोटिव है आपको बताना कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है और इसके प्रांत परिसर किस तरह से होते हैं और किस तरह से इसे बनाया जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी कि इनवर्स ट्रिमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिमेट्रिकल फंक्शन क्या है? तो कल के परिभाषा में हमने बताया था कि प्रतिलोम फलन क्या है। तो वैसे फलन जिसका घातांक -1 हो प्रतिलोम फलन कहलाता है। अर्थात किसी फलन का प्रांत को परिसर में बदल दिया जाए एवं परिसर को प्रांत में बदल दिया जाए तो ऐसे फलन को हम प्रतिलोम फलन कहते हैं। तो हम लेकर चलते हैं सबसे पहले ए में कि माना y बराबर यानी कि या f(x) बराबर sin x। त्रिकोणमितीय फलन का ही प्रतिलोम बनाना है तो त्रिकोणमितीय फलन को ही लेकर चलेंगे। तो माना x बराबर हमने क्या लेकर चला, sin x, f(x) बराबर sin x, जहाँ प्रांत जो होगा प्रांत वह है मेरे पास -π/2 से लेकर π/2। जो इनपुट हम लोग कर सकते हैं वो प्रांत कहलाता है। एवं परिसर जो है वह परिसर इस फलन का है जिसे रेंज हम लोग कहते हैं। रेंज, इस फलन का रेंज जो है वह है -1 से लेकर 1 तक ना हो तब। तो कंडीशन देखा जाए कि यह एक फलन दिया गया है f(x) = sin x जिसका प्रांत दिया है -π/2 से लेकर π/2 तक एवं परिसर दिलेगा -1 से लेकर 1 तक। तो आगे के कंडीशन के बारे में हम सीखेंगे कि यह इस फलन का प्रांत है -π/2 से लेकर π/2 तक और इस फलन का परिसर है -1 से लेकर 1 तक ना। दैट इज x और दैट इज यह y, यह x है और यह y है। मतलब यह है कि अगर यहाँ पर -π/2 पुट करती हूँ तो -1 आएगा, π/2 पुट करती हूँ तो 1 आएगा। तो सर 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा। कैसे? तो कैसे देख लो। केस नंबर 1, मेरे पास एक फलन है y = या f(x) = फलन के फॉर्म में हमने लिया है क्या चीज, sin x। f(x) बराबर क्या लिया हमने, तो f(x) बराबर हमने लिया है sin x। अब x का वैल्यू, तो x का वैल्यू पुट किया जब -π/2 तो पुट करो तो f(x) = -π/2 हमने पुट किया। यहाँ पर क्या होगा, sin π/2, किसमें, माइनस में। तो चूंकि माइनस जो है उस माइनस को बाहर निकाल देंगे। तो जैसे ही माइनस को बाहर निकाल दिया हमने तो क्या बचा, π/2 और π/2 का वैल्यू होता है 1। तो 1 इसका वैल्यू हो गया, माइनस पहले से लगा है तो -1। तो -π/2 पुट किए तो क्या प्राप्त हुआ, -1 प्राप्त हुआ। केस नंबर 2 देखा जाए तो केस नंबर 2 में यदि x का मान पुट किया जाए कितना, x बराबर 0। तो जैसे ही हम x का मान 0 पुट करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा कि f(x) बराबर 0 भरा जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा, तो साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है। तो केस नंबर 3 में हम लोग चलते हैं, तीसरा का कंडीशन। और इस केस में हम लोगों ने देखा कि यदि x का जो वैल्यू है वह x का वैल्यू हमने पुट किया π/2 मतलब 90 डिग्री। और जैसे इसमें 90 डिग्री पुट करते हैं इस फलन y = f(x) में, तो f(x) के जगह पर हमने पुट किया कितना, π/2। तो साइन कितना हो जाएगा, तो साइन π/2 हो जाएगा 90 और साइन 90 का मान 1 होता है। तो इनपुट इसे कहेंगे, दैट इज कॉल्ड इनपुट और दैट इज कॉल्ड आउटपुट। इनपुट इज अ प्रांत और आउटपुट इज अ परिसर। मैंने क्या तुमने डाला और तुम्हारा रेंज जो है वह क्या तुम्हें प्राप्त हुआ, तो इस तरह से प्राप्त हो रहा है। अब हमें एक ऐसा फलन बनाना है, ध्यान रखिएगा, अब हमें एक ऐसा फलन बनाना है
जिसमें कि आपका प्रांत जो है वो बदल जाए परिसर में, और परिसर जो है वो बदल जाए प्रांत में। तो आइए, चूंकि fx बराबर मेरे पास क्या है, तो fx बराबर मेरे पास साइन x, ये फलन मेरे पास दिया गया है। fx बराबर साइन x, ये फलन दिया गया है। तो चूंकि fx जो है वो किसके बराबर है, तो fx जो है वो y के बराबर है। क्यों? क्योंकि इनपुट जो है वो x के काम करता है, या x से काम करता है, और ये किससे काम करता है, y के काम करता है। यही तो वैल्यू fx है। fx किसके बराबर है, fx मेरा y के बराबर है। तो यहाँ पर fx की जगह पर हमने क्या लिख दिया, y। तो y बराबर हम लिख सकते हैं साइन x। अब इस x को y की साइड पे इधर लेकर आएंगे, तो साइन के पावर जो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हो जाएगा -1 इंटू वाई इक्वल टू x हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा साइन का पावर -1 इंटू वाई, यह समीकरण नंबर 2। और इसी समीकरण नंबर 2 को हम कहेंगे प्रतिलोम। याद रखिएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसी समीकरण नंबर 2 को क्या कहेंगे हम, यह जो समीकरण नंबर 2 हमें प्राप्त हुआ है, यह प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। अब आइए इसका भी जांच कर लें। प्रतिलोम का हाथ उल्टा काम करना चाहिए। उल्टा क्या काम करना चाहिए कि अगर तुम -1 भरते हो तो आना चाहिए -π/2। अगर तुम 0 भरते हो तो आना चाहिए 0। अगर तुम क्या भरते हो, तो 1 भरते हो 1, क्या भरते हो 1 भरते हो 1, तो 1 भरते हो तो आना चाहिए π/2। यानी कि प्रांत जो था वो बदल गया परिसर में। परिसर जो बदल गया वो किसे बदल गया, प्रांत में, और ये किस में, परिसर में। तो आइए अब जांच करके देख लेते हैं फिर से बारी बारी से कि प्रांत वाला परिसर और परिसर वाला प्रांत काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरे पास क्या है, x। तो x बराबर है साइन इनवर्स y। तो साइन इनवर्स y ये समीकरण नंबर 2 है, जिसके पावर -1 लगा हुआ है। अब आइए, तो y क्या वैल्यू, यह y है और ये कौन सा है, x है। अब अगली बार y पुट करेंगे तो क्या आना चाहिए, x पुट आना चाहिए। पिछला बार आपने x पुट किया था तो y आया था, इस बार y पुट करेंगे तो x आना चाहिए। तो पुट करो y, तो साइन का प्रतिलोम इंटू वाई, वाई के जगह पर -1। तो -1 हमने भर दिया, तो जैसे -1 बनेगा तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो -1 बच जाएगा। और इस तरह से माइनस साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, तो माइनस साइन 1 का वैल्यू सकते हैं साइन के फॉर्म में, साइन π/2। साइन इनवर्स से साइन गया -π/2। हमने देखा कि जब y का वैल्यू हमने क्या पुट किया, y का वैल्यू हमने पुट किया कितना, -1, तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू -π/2 आया। इस तरह से ये पहला कंडीशन। दूसरा केस में हम फिर से चेक करते हैं। तो अगली बार सेकेंड केस में हम चेक कर रहे हैं क्या चीज़, अगली बार क्या भरेंगे, तो y का वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो 0 पुट करो तो x बराबर साइन इनवर्स y मेरे पास है, समीकरण नंबर 2 था। तो x के यानी कि साइन इनवर्स y, और इस y की जगह पर क्या भरेंगे, 0। तो 0 तो भर दिया हमने, लेकिन यह 0 कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन 0 का मान होता है। साइन से साइन कैंसिल, इसका पावर -1, इसका पावर 1, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो 0 बचेगा। तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, तो 0 प्राप्त हुआ। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये थर्ड नंबर, तीसरा केस क्या करते हैं लोग, y बराबर पुट करते हैं कितना, 1। तो x इक्वल टू मेरे पास क्या है, तो x इक्वल टू साइन का प्रतिलोम इंटू x है। पहले से ये समीकरण y है, समीकरण नंबर 2 के फॉर्म में। तो x इक्वल टू साइन का प्रतिलोम, y की जगह पर 1 भर देंगे। तो x इक्वल टू साइन का प्रतिलोम, y की जगह पर 1 भरा गया, तो 1 का मान क्या होगा, तो साइन π/2 यानी कि 90 का मान होता है। साइन से साइन खत्म, x इक्वल टू क्या बचेगा, तो x इक्वल टू π/2 बचेगा। तो इस तरह से लेगो छात्रों ने हम लोग देखा कि किस तरह से वैल्यू जो है वो मेरा प्राप्त हुआ, यानी इनपुट से आउटपुट आया, आउटपुट से इनपुट आया। तो कह सकते हैं कि अगर मेरे पास x इक्वल टू साइन इनवर्स y हो, तब उस कंडीशन में प्रांत जो होगा, वो प्रांत क्या हो जाएगा, तो प्रांत जो होगा वो होगा मेरे पास क्या चीज़, तो होगा -π/2 से लेकर -1 से लेकर 1 तक। परिसर जो है, तो परिसर जो है वो परिसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा -π/2 से लेकर π/2।
यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर याद होना चाहिए कि साइन अगर x इक्वल टू साइन इनवर्स y हो तो उस स्थिति में जो प्रांत होगा वह -1 से 1 तक होगा और जो परिसर होगा वह -π/2 से π/2 तक होगा। सेम कहानी सभी फॉर्मूलों के साथ है। बी नंबर लेकर चलते हो तो बी नंबर है मेरे पास क्या चीज़ f(x) बराबर cos x। तो f(x) बराबर cos x 11 क्लास में इसका हम ग्राफ पढ़ चुके हैं कि प्रांत क्या है और परिसर क्या है, क्योंकि त्रिकोणमितीय फलन के बारे में 11 क्लास में ही आपको पढ़ना था। तो 11 क्लास में हमने पढ़ा दिया आपको त्रिकोणमितीय फलन, उसका प्रांत और उसका परिसर। अब यहाँ पर हमें प्रतिलोम सीखना है तो फिर त्रिगो आना चाहिए, त्रिगो आएगा तो उसका प्रतिलोम निकाल लेते हैं। तो f(x) इक्वल टू cos x जहाँ प्रांत, तो प्रांत क्या होगा, प्रांत मतलब क्या क्या इसमें आप पुट कर सकते हो। तो 0 से कहाँ तक पाई तक, यानी सबसे कम 0 और सबसे अधिक पाई तक ना। एवं परिसर, इसकी क्षमता कहाँ तक है, तो इसकी क्षमता जो होगी वह होगा -1 से 1 तक, यानी cos का सबसे महत्तम मान 1 होता है और सबसे न्यूनतम मान -1 होता है। वो तो परिसर मतलब रेंज, परिसर का अंग्रेजी क्या होता है, रेंज होता है। रेंज मतलब किसी चीज़ का कैपेसिटी। तो किसी चीज़ की कैपेसिटी तो होती है लेकिन उसकी कैपेसिटी अनंत नहीं होती है, अनडिफाइंड नहीं हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी मान नहीं पुट करेंगे जिससे कि उसका जो परिसर आए वो अपरिभाषित हो, इस बात को भी ध्यान रखना है। तब देखा जाए तो यहाँ पर हमें मेरे पास क्या क्या प्राप्त है, यह है प्रांत, क्या है यह प्रांत है, और है क्या बात, यह परिसर। अब क्लियर समझ में आवत हुई। तो प्रांत के मान है 0 से कहाँ तक पाई तक, परिसर है -1 से 1 तक। तो जब हम पाई पुट करेंगे तो -1 आएगा, 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, और 0 पुट करेंगे तो π/2 आ जाएगा। नहीं 90 पुट करेंगे, तब पुट करेंगे यहाँ पर रुक जाइए, ठीक है यहाँ सब चीज़ चलिए। 0 पुट करते हैं तो आएगा 1 और पाई पुट करते हैं तो कितना आएगा -1 ना। अगर हम यहाँ π/2 पुट करते हैं 90 डिग्री पुट करते हैं तो cos 90 का मान कितना होता है 0। सबसे मिनिमम मान cos का -1, सबसे मैक्सिमम मान cos का 1। इसे आप ग्राफ से भी लिख सकते हो कि किस तरह से ये वैल्यू होगा, सबसे न्यूनतम और सबसे अधिकतम। यह x है और यह x डैश है, यह y है और यह मेरा y डैश है। cos 0 डिग्री, cos कितना पाई डिग्री, cos कितना है तो 2 पाई डिग्री, इसी पे cos का वैल्यू होगा। तो cos 0 का वैल्यू चेक करेंगे तो 0 होता है। यहाँ है यह 1 जो सबसे ऊपरी सीमा है और यह हमने लिया -1 जो सबसे निचली सीमा होगा। तो देखा जाए cos 0 का वैल्यू 0 ना, cos 0 का वैल्यू 1, तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो 0 डिग्री पर 1 होता है cos का वैल्यू। देखो जैसे cos 90 पर जाएंगे यानी कि π/2 पर जाएंगे तो cos π/2 पर जो वैल्यू होगा वह कितना हो जाएगा, वह 0 हो जाएगा। तो cos π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो cos π/2 पर वैल्यू जो है वह 0 हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से हम पाई पर जाएंगे यानी 180 पर जाएंगे तो cos 180 का वैल्यू क्या हो जाता है -1 हो जाता है। तो cos π/2 यानी 90 डिग्री और 90 डिग्री पर 0 और cos कितना, तो cos पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये cos का वैल्यू जो है ये इस तरह से, जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें ये इस तरह से यह वैल्यू जो है वो आगे की तरफ इंक्रीज करेगा, फिर 2 पाई पर जाकर इस तरह से यह वैल्यू आगे की तरफ इस तरह से बढ़ते जाएगा। सही हो सब। तो cos का जो रेंज है वो इसी तरह से काम कर सकते हैं। आपका बहुत प्रयास दिखा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो पाए। छोटा सा मिस्टेक करोगे तो आप डाउट में रह जाओगे, ध्यान दीजिएगा, सीखिएगा बढ़िया से आपको। आइए x डैश y और y डैश, देखो यह है 0 डिग्री, यह है आपका π/2, यह है आपका पाई, यह होगा 3 π/2 और यह हो जाएगा आपका 2 पाई, 3 π/2 और 2 पाई। चलिए यह है 1 सबसे मैक्सिमम वैल्यू cos का। इस तरह साइन का भी ग्राफ है, साइन का भी ग्राफ आपको बना सकती है, है -1। चलिए सबका पहले वैल्यू आप डिकोड कर दो। इसमें सबसे महत्तम और सबसे न्यूनतम मान की जगह पर हम चलना है। तो सबसे अधिक सन्निकटनों आप चलोगे तो 1 आएगा, सबसे कम कितना भी जाओगे तो -1 आएगा। ठीक है, तो 0 डिग्री पर 1 होता है, 0 पर 1 होता है, 90 पर 0 होता है, π/2 पर कितना होता है 0 होता है,
और जब 180 पर जाएंगे तो फिर -1 हो जाएगा, तो फिर पाई पर -1 हो जाएगा, फिर 3 पाई पे 2 पर जाएंगे तो फिर 0 हो जाएगा, तो फिर 3 पाई पे 2 पर जाएंगे यानी कि 270 पाएंगे तो फिर 0 हो जाएगा, और फिर जब 2 पाई पर जाएंगे तो फिर 2 पाई पर जाएंगे तो फिर मेरे पास 1 हो जाएगा, फिर 2 पाई पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलो तो आइए इस ग्राफ को शेड्यूल पर देखिएगा किस तरह से काम करता है। 0 पर 1 कॉस यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 0 पर 1 यह नीचे आया, 180 पर -1, 180 पर -1 पर 5 पहुँच गया, फिर 270 पर गए तो फिर कितना आ जाएगा, तो फिर 270 पर 0 आ जाएगा, फिर 360 पर जाइएगा तो फिर 360 पर 1 आ जाएगा। कॉस का यही आपका ग्राफ का स्ट्रक्चर है। कॉस का ग्राफ को इसी तरह से दिखाया जाता है। आई होप डैट कि यहाँ तक आप लोग क्लियर हो पा रहे होंगे। तो यहाँ तुम कहीं भी फिर चल जाओ, फिर इस तरह से तुम आगे बढ़ोगे तो फिर ग्राफ इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से या इधर भी इस तरह से या आगे पीछे होते रहेगा। यानी कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और सबसे मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो सबसे वो कौन सा छोटा वैल्यू है जिस पर 1 होगा, तो 0 डिग्री पर 1 होगा। वह सबसे कौन सा छोटा वैल्यू है जिस पर -1 होगा, तो पाई पर -1 होगा। तो यही ग्राफ का रेंज मान लिया गया कि द्वितीय फलन में कॉस का मान सबसे अधिक जो होगा वह 0 डिग्री पर और सबसे कम जो होगा वो कितना पर होगा, पाई पर होगा। इसी के अकॉर्डिंग ये ग्राफ आगे पीछे आपका चक्कर काटते रहता है। तो यहाँ तक आप सब क्लियर हो। तो अब हम देखते हैं कि मेरे पास फलन क्या था, f(x) इक्वल टू क्या था, मेरे पास cos x था। तो cos x ये फलन था। चूँकि f(x) जो है वह किसके इक्वल है, तो f(x) जो है वह किसके इक्वल है, वो y के इक्वल है। इसका पावर 1 है। थ्योरी पर दाम कमांड कीजिएगा, थ्योरी सही है तभी किसी क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो जैसे इसको इस तरफ ले जाओगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का प्रतिलोम इंटू y हो जाएगा। इस x के जगह आप पुट भी कर सकते हो इसको। यहाँ पर y पुट कर दिए क्योंकि f(x) किसके इक्वल है, y के इक्वल है। y इक्वल टू cos x, यहाँ तक सही हो। अब cos को आप इस तरफ ले जाते हो, इसको इस तरफ ले जाते हो तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स y इक्वल टू x हो जाएगा। तो x इक्वल टू लिख सकते हैं हम cos इनवर्स y। ये समीकरण नंबर मेरा सेकेंड के फॉर्म में काम करेगा। तो x इक्वल टू हमने देखा कि cos इनवर्स y है। अब याद ध्यान दीजिएगा, या प्रांत जो था वो परिसर में, या परिसर जो था वो अप्रांत में। यानी कि अप्रांत की हम बात करें तो अप्रांत -1 से 1 हो जाएगी। अब परिसर की बात करें तो परिसर 0 से क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो पाई का मतलब -1 और 0 का मतलब 1 हो जाएगा। यह काम करेगा अप्रांत का और यह काम करेगा अब परिसर का। यहाँ तक आप लोग सही हो कि अगर किसी फलन का प्रांत को परिसर में बदल दिया जाए और परिसर को प्रांत में बदल दिया जाए तो उस स्थिति में यह आपका दिया गया फलन प्रतिलोम फलन होगा। और हमने परिभाषा में सिखाया था कि ऐसा फलन जिसका पावर -1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक सब ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम सभी फलनों का प्रांत और परिसर के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि सभी फलनों का प्रांत और परिसर जो है वह क्या होगा। सभी फलनों का प्रांत और परिसर जो कि पेज नंबर आपका 46 में भी दिया गया है। फलनों का प्रांत और क्या चीज़, परिसर के बारे में चर्चा किया गया पेज नंबर 46 में भी। यहाँ पर भी आपका अगर हो PDF तो हम दिखा देते हैं कि फलन का प्रांत और परिसर क्या होंगे। फलन के प्रांत एवं परिसर। चलिए हम लिख ही देते हैं फलन के प्रांत और परिसर आपके क्या होंगे। NCERT के बुक में पेज नंबर 46 में आपका इसके बारे में बताया गया है। सभी फलनों के प्रांत और परिसर आपको याद होना चाहिए, जिसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फलन आपके पास है 6 गो फलन होगा। सभी फलनों का प्रांत और परिसर आपको याद होना चाहिए, जिससे कि एग्जाम हॉल में 1 नंबर के पूछ जाते हैं। साइन इनवर्स y, cos इनवर्स y, tan इनवर्स y, sec इनवर्स y, cosec इनवर्स y और cot इनवर्स y। चलिए हम सावधानी से, यहाँ पर यह काम करेगा प्रांत का और यह काम करेगा परिसर का। प्रांत हो जाएगा आपका -1 से 1 तक, परिसर हो जाएगा
माइनस π/2 से π/2 तक, जो हम लोगों ने अभी ग्राफ के माध्यम से देखा है। कॉस का भी प्रांत हो जाएगा -1 से 1 तक, परिसर हो जाएगा 0 से π तक। ये सबसे महत्तम मान और सबसे न्यूनतम मान लिखा जाता है। इसके अंदर सारे काम करेंगे, 0 भी काम करेंगे, 1/2 भी काम करेगा, -1/2 भी काम करेगा, समझ रहे हो ना जो कर रहे हैं। -1 से 1 तक होगा तो सबके सब वैल्यू होगा। चलिए tan का जो प्रांत होगा वह वास्तविक संख्या होगा, क्योंकि tan का मान -अनंत से लेकर +अनंत तक होता है। और इसका परिसर जो होगा वो -π/2 से लेकर π/2 होगा। लेकिन यहाँ पर आपको छोड़ दिया जाए तो किसको छोड़ दिया जाए, तो tan -π/2 से π/2 तक होगा। ठीक है ना, सही। अब यहाँ पर कॉट की बात करते हैं, तो कॉट की जो प्रांत होगा यह आपकी होगा वास्तविक संख्या होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो होगा परिसर 0 से क्या होगा, π होगा। यानी कि tan का डिपेंडेंसी काम करता है साइन पर, और कॉट का डिपेंडेंसी काम करता है किस पर, कॉस के फॉर्म में। अब आ गया कॉसेक, तो कॉसेक साइन का फॉर्म है। यहाँ पर भी वास्तविक संख्या होगी, लेकिन कॉसेक साइन का उल्टा है, इसलिए -1 और 1 को छोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पर आपका जो वैल्यू होगा -π/2 से लेकर π/2 होगा। लेकिन इसको छोड़ दिया जाएगा तो 0 को छोड़ दिया। क्यों 0 को छोड़ दिया जाए, क्योंकि 0 पर अनंत होता है और किसी की क्षमता इतना ना हो कि उसका परिसर अनंत हो जाए। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं ना, किसी ना किसी का अपना दायरा होता है, किसी का इतना दायरा ना हो कि वो क्या हो जाए, अनंत हो जाए। इसलिए कॉसेक के फॉर्म में जब लीजिएगा तो चूंकि कॉसेक 0 पर आप वैल्यू निकालिएगा, 0 पर क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। इसी कंडीशन के कारण इसमें 0 नहीं होगा, -π/2 से लेकर π/2 तक होगा। चलिए सेक, तो सेक का सारी वास्तविक संख्या होगा, केवल किसको छोड़कर, तो केवल आपको इसका प्रांत, इसमें -1 और 1 को छोड़कर यहाँ पर जो वैल्यू होगा वह 0 से क्या होगा, π होगा। लेकिन क्या नहीं होगा, तो बताइए किस पर सेक जो है वो अनंत होता है, तो 90 डिग्री पर सेक अनंत होता है, इसलिए उसमें 90 नहीं होगा। आई होप दैट यहाँ तक आप सबको क्लियर हो। तो साइन, कॉसेक और टैन का पोजीशन एक जैसा है, कॉस, कॉट और सेक का पोजीशन आपका एक जैसा है। सही है समझना। जो वैल्यू साइन के फॉर्म में होगा वह आपके इसमें कॉसेक में नहीं होगा, जो वैल्यू कॉस के फॉर्म में होगा वह सेक के फॉर्म में नहीं होगा। ध्यान रखना है कि दोनों का परिसर सेम होता है, बशर्ते यहाँ पर यह देखना है कि किस पॉइंट पर वह अनंत नहीं होना चाहिए। कौन सा, तो सेक और कॉसेक के किसी का परिसर मतलब रेंज, किसी का क्षमता आतना नहीं है कि जो कि अनंत हो जाए, एक दायरा ही होना चाहिए। इसलिए अनंत वाले टर्म को क्या कर दिया गया, उसमें से हटा दिया। यानी 0 डिग्री से तुम 180 तक कुछ भी बढ़ सकते हो, लेकिन उसमें -π/2 नहीं बढ़ सकते हो। -π/2 से π/2 के अंदर कुछ भी बढ़ सकते हो, लेकिन उसमें 0 नहीं बढ़ सकते, यानी 0 को छोड़कर। ठीक हो सब। फिर से एक बार सिखा दे कैसे पढ़ेंगे। साइन वर्स वाई का प्रांत पूछेगा, -1 से 1 तक, परिसर पूछेगा -π/2 से π/2 तक। कॉस का प्रांत पूछेगा -1 से 1 तक, परिसर पूछेगा 0 से π तक। यह एनसीईआरटी के पेज नंबर 46 में है, वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। टैन का प्रांत पूछेगा वास्तविक संख्या, अगर परिसर पूछेगा तो -π/2 से π/2 तक। सेक का प्रांत पूछेगा वास्तविक संख्या में से -1 और 1 को छोड़कर, और परिसर पूछेगा तो 0 से π, लेकिन π/2 को छोड़कर। क्यों कहेंगे, π/2 पर से क्या होता है, अनंत होता है। कॉसेक के पूछेगा तो वास्तविक संख्या में से -1 और 1 को छोड़कर, अगर इसका परिसर पूछेगा तो -π/2 से π/2 तक, लेकिन 0 को छोड़कर। चलिए कॉट का पूछेगा तो वास्तविक संख्या, और परिसर पूछेगा तो 0 से π तक। अब यहाँ तक सही हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। मेन यही कॉन्सेप्ट था, आप इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे। अब आते हैं थ्योरी में। थ्योरी नंबर 1, क्योंकि अब हम लोगों ने संपूर्ण रूप से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब इसका थ्योरम पर कंबाइन करेंगे। 5-6 थ्योरम है। जैसे जैसे थ्योरम क्लियर होते जाएगा आपका चैप्टर जो है वह समाप्त होते जाएंगे। जैसे चैप्टर समाप्त होगा आपको टेस्ट के लिए बताया जाएगा कब से टेस्ट होगा। ये एकदम फिक्स कर लीजिए कि 15 से 20 मई के बीच आपका टेस्ट होगा। 15 से 20 मई के बीच आपका टेस्ट होगा, जिस दिन आपको बुला दिया जाए। अप्रैल चल रहा है, अप्रैल 15 मई का लॉकडाउन समाप्त होने वाला है, तो उसी दिन में या तो 16 तारीख या तो 17 तारीख या 18 तारीख, किसी दिन लॉकडाउन रहे या ना रहे आपका टेस्ट होगा। इस बात को हम गारंटी रखिए। तो 15 से 20 मई के बीच आपका टेस्ट होगा, जिसमें चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 पूछे जाएंगे। मैं पहले ही कह दिया है
न पढ़ने का 1000 रीजन है, पढ़ने के पास आपके पास एक ही लक्ष्य और एक ही रीजन है। इसमें चैप्टर 2, 3 और 4 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। डेट टर्म फिक्स कर लो कि 15 से 20 मई के बीच आपका टेस्ट होगा, एकदम क्लियर ये आपका डेट है। अब इस डेट को हम 10 मई तक बता देंगे कि ये टेस्ट आपका किस दिन होगा। बस उस दिन आना है, टेस्ट देकर और चले जाना। थ्योरी नंबर 1 कहता है कि साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स हो, तो वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू एक्स होगा। दूसरा कहता है कि कॉस इनवर्स इनटू कॉस एक्स हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक्स होगा। कुछ है नहीं, पहला थ्योरम एकदम से सिंपल है, टैन इनवर्स इनटू टैन एक्स हो, तो इसका वैल्यू क्या होगा, एक्स होगा। और चौथा थ्योरी कहता है कि सेक इनवर्स इनटू सेक एक्स हो, इसका वैल्यू एक्स होगा। पांचवा थ्योरी कहता है आपको कि कॉस एक इनवर्स इनटू कॉस एक्स हो, इसका वैल्यू एक्स होगा। और छठा थ्योरी कहता है आपका कि कॉट इनवर्स इनटू कॉट एक्स हो, इसका वैल्यू भी एक्स होगा। अभी तक सही हो? तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा एक्स। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, एक टैन से टैन, एक सेक से सेक, एक कॉस एक से कॉस एक कॉट से कॉट एक। समझ में आ रहा ना? इसका पावर एक का पावर -1 बा, एक के पावर 1 बा, तो बोलो हो बता दिए सभी दोनों के समाप्त हो जाए। इसमें कुछ है नहीं, ये सिंपल सा थ्योरी था, ये एक्स होगा। यहाँ तक आप लोग को डाउटी है तो इस पर सबसे पहले सिंपल एक क्वेश्चन हम करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब आगे सीखेंगे। चलिए, तो टाइप नंबर 1 हम लोग क्वेश्चन करते हैं। टाइप 1 निम्नलिखित का सरल करें। निम्नलिखित को सरल करें, यानी कि उसका मान ज्ञात करें। तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक आपको मान याद होना नेसेसरी और अनिवार्य है, तभी जाकर हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो क्वेश्चन हम लिख देते हैं। दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव में और एक सब्जेक्टिव में। साइन का प्रतिलोम 1/2, कॉस का प्रतिलोम √2, √2, कॉस का प्रतिलोम 1/√2, 1/√2। तीसरा क्वेश्चन में लिखा टैन का प्रतिलोम √3। चौथा नंबर क्वेश्चन सेक का प्रतिलोम 2/√3। क्वेश्चन नंबर 5 टैन का प्रतिलोम 1/√3। क्वेश्चन नंबर 6 कॉट का प्रतिलोम 1। क्वेश्चन नंबर 7 आपका सेक का प्रतिलोम। एक क्वेश्चन को बढ़िया समझिएगा, टोटल आप लोग क्लियर कर पाओगे। इस तरह से हम लोगों ने 7 क्वेश्चन लिखा है। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक आपके शॉर्ट फॉर्म में, एक आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। अब आपको देखना है कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव शॉर्ट सीख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सीखेंगे। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करें, या इसे मुख्य मान भी कहते हैं, मुख्य शाखा की मान ज्ञात करें। साइन इनवर्स 1/2 की मुख्य शाखा की मान ज्ञात करें। तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछा रहेगा तो क्या करोगे कि माना जाएगा कि माना हम सीखो बढ़िया से कैसे बनाएंगे। y = साइन इनवर्स 1/2, y = साइन इनवर्स 1/2, समीकरण नंबर 1 हमने लिख दिए। इसके बाद आपको तुरंत क्या करना है, तो तुरंत थ्योरी अप्लाई करना है कि जो थ्योरी आपने पढ़ा हुआ है, तभी जाकर आपको 2 नंबर मिलेंगे, नहीं तो 1 ही नंबर मिल पाएगा। क्या थ्योरी अप्लाई कीजिए, क्या थ्योरी अप्लाई कीजिएगा कि चूंकि हम जानते हैं कि साइन का प्रतिलोम इनटू साइन एक्स हो तो वैल्यू एक्स होता है। ये हर क्वेश्चन में जैसे कॉस दिया रहता है तो कॉस का प्रतिलोम इनटू कॉस एक्स हो तो एक्स होगा। यहाँ पर साइन का प्रतिलोम इनटू साइन एक्स हो तो वैल्यू क्या होगा, एक्स होगा। यहाँ तक आपने लिख दिया। अब इसको इसमें इंटरफेयर लाओ, इसमें इसको अंदर घुसाओ। तो y = साइन का प्रतिलोम। अब तुम बताओ कि 1/2 साइन के कितना डिग्री का मान होता है, तो 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होता है। ये तो कहता नहीं है कि पहले डिग्री दे ले रहे तो वैल्यू निकालना था, अब वैल्यू दिया रहेगा तो डिग्री निकालना होगा। तो अगर इस बात को समझ गए तो एकदम क्लियर हो गया। पहले डिग्री दिया रहता था तो आपको वैल्यू निकालना होता, अब वैल्यू दिया है तो क्या निकालना होगा, डिग्री निकालना होगा। यहाँ पर लिख सकते हो साइन कितना 30 डिग्री या 30 डिग्री यहाँ पर लिख सकते हैं, 30 का मान होता है आपका 1/2।
अब इसका पावर -1 y का पावर 1 बात दोनों कैंसिल हो गया तो बचा कितना 30 डिग्री। तो 30 डिग्री मेरे पास बचा, तो y इक्वल टू 30 डिग्री, तो y की जगह पर भर दीजिए। y इक्वल क्या मानेंगे, तो y इक्वल टू माने साइन इनवर्स 1/2 बराबर 30 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी आंसर आपको डिग्री में ना देगा, तो 30 डिग्री को लिखेंगे हम π/6। 30 डिग्री को रीजन में क्या लिखेंगे π/6। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व आउट करेंगे। ये आपका शॉर्ट तरीका था। अगर यही क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में देते, किसमें देते हैं, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन कर दे, तब इसको हम कैसे बनाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में क्वेश्चन कर दे, चूज द करेक्ट आंसर, y इक्वल टू आपको दिया रहेगा साइन इनवर्स 1/2, और इसमें से ऑप्शन कौन होगा, a इक्वल टू π/3, b इक्वल टू π/2, c इक्वल टू π/6, d इक्वल टू नन, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। नन का मतलब होता है इनमें से कोई भी नहीं। तो इस सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है 1/2 है, तो 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है 30, तो 30 का मान क्या लिख सकते हैं हम रीजन में π/6। तो आंसर हुआ जो वही वो करना हुई हमारा, तो आंसर का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा π/6। इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा π/6। डायरेक्ट हम बना सकते हो, जो यहाँ पर दिया गया उसको तब डिग्री में लिखो, डिग्री के बाद रेडियन में लिखो। तो डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करने आना आपको एकदम नेसेसरी होना चाहिए, तभी जाकर किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो पहला तो चीज़ है कि 0 से 90 तक अमानत याद कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट कल का क्लास पढ़ना हो तो। दूसरा चीज़ है कि जो आप लिख रहे हैं डिग्री और रेडियन, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, तो डिग्री और रेडियन, क्योंकि आंसर कभी भी दिया रहेगा तो रेडियन के फॉर्म में दिया रहेगा। तो 0 डिग्री में 0 रेडियन होता है, यहाँ पर 30 डिग्री में π/6 रेडियन होता है। यहाँ पर सब निकाल से बताएं, निकाले में समस्या एकदम याद रखो। 45 डिग्री में π/4 रेडियन होता है, 60 डिग्री में π/3 रेडियन होता है, 90 डिग्री में π/2 रेडियन होता है, 180 डिग्री में π रेडियन होता है, 120 डिग्री में 2π/3 रेडियन होता है, और कितना तो 270 डिग्री में, तो 270 डिग्री में 3π/2 रेडियन होता है, 360 डिग्री में 360 डिग्री में 2π रेडियन होता है। तो इस तरह से एकदम वैल्यू कॉन्ट्रास्ट आपको आना चाहिए। आप कहते हो सर हम तो निकाल लेंगे, तो निकालने की यह सोल्यूशन नहीं है कि आप निकाल लेंगे, आप वहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। तो किसको नहीं पता है कि पाई बराबर क्या होता है 180 होता है। 30 डिग्री चाहिए, इधर भी भागा दोगे 6 से, इधर भी भागा दोगे 6 से, एक कट गया कितना बार में 30 बार में, तो 30 डिग्री बराबर, तो 30 डिग्री बराबर π/6। समझ गया लोग ना। तो ऐसा मतलब नहीं है कि सर हम निकाल लेंगे, टाइम किल नहीं करना, वहाँ पर आपके पास मिलेंगे मैक्सिमम 30 सेकेंड। तो अब तुम बताओ कि 30 सेकेंड में डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करोगे, वहाँ पर तुम आंसर दोगे। इसलिए जितना हमने ये वैल्यू बताया है एकदम से इसे आप कंठस्थ कर लीजिए। 0 मतलब 0, 30 मतलब π/6, 45 मतलब π/4, 60 मतलब π/3, 90 मतलब π/2, 180 मतलब पाई, 120 मतलब 2π/3, 170 मतलब 3π/2 और 360 मतलब 2π। यहाँ तक आप क्लियर हो। इसी तरह से किसी भी क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन आप लोग के साथ सॉल्व करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/√2, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना। देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन को अटैच किया गया है। तो इस समय आप क्या कीजिएगा सॉल्व करते समय, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। तो बताओ 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 30 डिग्री का वैल्यू होता है ना साइन में, तो लिख सकते हैं यहाँ पर। अब 30 डिग्री मत लिखिए, साइन 30 डिग्री का मान होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स कितना है 45 का, तो कॉस 45 डिग्री, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब यहाँ साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो जोड़कर भी तुम लिख सकते हो 75, या y इक्वल टू, इसको रीजन बदल दो, रीजन मतलब π/6, 45 मतलब π/4, तो 6 और 4 का लघुत्तम ले लो, तो 6 का कितना हो जाएगा 24, 24, इससे गुणा करो, ये हो जाएगा 4π, ये हो जाएगा कितना 6π, 4 + 6 कितना हो जाएगा 10π/, 10π बटा कितना हो जाएगा 24, घटा दो 5 बार में, ये कितना 12 बार में, यानी 5π/12। तो 5π/12 का मतलब हुआ 75 डिग्री। देखो जोड़ लो, 5
4 3 7 कितना हुआ 75 डिग्री। इसको भी तोड़ कर देख लो कितना है 5 पाई 12 आया है। 5 पाई बटा में 12 तो 5 पाई का मान 180 बटा में कितना है 12 घटा दो। कितना बार घटा दोगे तो कट जाएगा कितना से 3 से कटेगा 3 चौक का 12 या 3 से कटेगा कितना बार में 3 छक 18 और फिर कटेगा ये 2 से ये कटेगा 30 से फिर कटेगा ये 2 से कितना बार है 15 बार में 15 में 5 से गुणा करा 15 5 75 यानी कितना हो जाएगा 75 डिग्री। तो क्लियर हो चुके हैं आप लोगों ने कि हम लोगों ने देखा कि 5 पाई भी 12 जो है वो 75 डिग्री के बराबर है। इसलिए तुम आपको ये कंट्रास्ट वैल्यू आना चाहिए ताकि आप वैल्यू को भरकर तुरंत उसे कैलकुलेशन करके मान निकाल सकते हो। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा आज की इस वीडियो के सेशन में। कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरी के साथ। तब तक मैं इसके प्रसाद यही चाहता हूँ कि आप लोग कंटिन्यूअस रहे और रेगुलर पढ़ते रहें ताकि आपका जो मैथ है वह कभी डाउटफुल ना हो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए वीडियो के साथ।